वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा था बैंक ऑडिट का और इसमें हमें आज डिस्कस करना है रिमेनिंग टॉपिक्स, जिसमें एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का टॉपिक, दूसरा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एंड थर्ड वन कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम। तीनों बहुत आसान टॉपिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के साथ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आरबीआई की गाइडलाइंस के कारण हर एक बैंक को अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जिनको हम डीटीएल कह देते हैं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की एक स्पेसिफाइड परसेंटेज मेंटेन करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड अदर अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। और क्या बैंक ने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है या नहीं किया, इसके रेफरेंस में जो बैंक के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं उनको सर्टिफिकेट इशू करना होता है एंड उनकी एग्जामिनेशन में उनको हर एक महीने में एक डेट डिसाइड करनी है। और जो 12 डेट हो गई अब पूरे साल में, और वो 12 डेट्स डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए 2 महीनों में। और वो दिन, जिस दिन जो डेट आपने डिसाइड की, दैट शुड नॉट बी अ फ्राइडे। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उस दिन पर कितनी मेंटेन की गई थी, ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो इसमें पहले तो वही जनरल पॉइंट है कि सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर उनको वेरीफाई करना है कंप्लायंस ऑफ एसएलआर ऑन 12 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर एक महीने की एक दिन। मान लीजिए आपने अप्रैल में 5 अप्रैल ले ली, तो बाकी 12 महीनों में आप फिफ्थ डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे। इन डिफरेंट मंथ नॉट हैविंग फ्राइडेज, फ्राइडे नहीं होना चाहिए। जैसे अप्रैल में आपने 5th सेलेक्ट कर ली, मई में आपने 9th सेलेक्ट कर ली, जून में आपने 18th सेलेक्ट कर ली। और मींस ओड का मतलब जो यहां पर आ रहा है, सेम डेट नहीं होनी चाहिए 2 महीनों की। और जिस डेट पर आप इस रिपोर्टिंग को करने जा रहे हैं, इस डेट पर आपको ध्यान रखना है जो डे है वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी फ्राइडे, बिकॉज फ्राइडे एवरी फोर्टनाइटली बेसिस पर फ्राइडे की रिपोर्टिंग तो आरबीआई को वैसे ही जाती है। टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को 2 चीजें इंश्योर करनी है। नंबर 1, जो डेट उन्होंने डिसाइड की 12, उन डेट्स पर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन क्या थी और कितने लिक्विड असेट्स थे। दे आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन 2 aspects: correctness of figure of demand and time liabilities at the close of business on the reporting Friday relevant to the dates selected by the auditor। रिपोर्टिंग फ्राइडे मींस, जो मैंने अभी आपको कहा, क्योंकि फ्राइडे को तो रिपोर्टिंग आरबीआई को होती है, तो उस फ्राइडे को जो आरबीआई को आपने रिपोर्ट की, उस फ्राइडे को डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन क्या थी। अब मान लो आपने 5 अप्रैल की डेट डिसाइड की। 5 अप्रैल ये है लेट से आपका मंडे, तो इसका मतलब फ्राइडे हो गया 2 अप्रैल का। 2 अप्रैल का 2 अप्रैल की रिपोर्टिंग गई होगी आरबीआई को फ्राइडे वाले दिन की। तो इस 2 अप्रैल को डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन क्या थी, उसके बेसिस पर आपको पूरा नेक्स्ट वीक ये इंश्योर करना होता है बैंक को कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन है या नहीं। अब ऑडिटर ने 5 अप्रैल सेलेक्ट कर ली। अब 5 अप्रैल को डिमांड टाइम लायबिलिटीज 2 तारीख वाली आ गई, इसके बेस पर लिक्विड असेट्स कितने हैं वो आपको चेक करने हैं। क्या
इस पर्टिकुलर डेट पर 5 अप्रैल पर ये रेशो मेंटेन थी या नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आरबीआई की रिपोर्टिंग डेट है फ्राइडे, आरबीआई की वाले दिन जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी है उस दिन तो आप क्या करोगे, इस रेशो को मेंटेन करा लोगे। बाकी डेज में ये रेशो मेंटेन हुई या नहीं हुई, इसके लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडेटर, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उससे 12 दिन के ऊपर ये रिपोर्ट मांग ली जाती है ऑन 12 ओड डेट्स। तो ये पर्सन एग्जामिन करेगा क्या डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑन द रेलिवेंट फ्राइडे, जो उसने डेट सेलेक्ट किया उसके बेसिस पर जो उसका रेलिवेंट फ्राइडे था उस दिन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन क्या थी, और जो डेट उसने सेलेक्ट की है उस दिन लिक्विड असेट्स मेंटेन्ड थे या नहीं थे। स्टेप्स फॉर वेरिफिकेशन, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की कंपोजिशन में जो जो एलिमेंट है वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस एंड कैश बैलेंस उन 12 सेलेक्टेड डेट्स का, उसकी वेरिफिकेशन आपको करवानी है फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर्स। इंक्लूजन ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द अनऑडिटेड ब्रांचेस। जिन ब्रांचेस की ऑडिट नहीं हुई है उन ब्रांचेस के डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया। एग्जामिन नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, वो इंक्लूड किया गया है लायबिलिटीज के अंदर। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कंपोनेंट बनेगा। इन कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विड असेट्स, डिपॉजिट्स दैट आर बीइंग मेंटेन्ड विद आरबीआई, कैश बैलेंस जो बैंक के खुद के पास पड़ा है या आरबीआई के पास पड़ा है, एनी एक्सेस बैलेंस जो आप आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट, इन सबको क्या ट्रीट किया जाएगा, कैश ट्रीट किया जाएगा। प्राइस ऑफ गोल्ड, वो मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हाउ मच इज द नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस, वो आप साथ में स्पेसिफाई करें। तो देखो इसके अंदर जो वेरिफिकेशन पॉइंट आई, ये तो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गई कि सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करना क्या है। यदि मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, 12 ओड डेट्स सेलेक्ट कर रहा है। अप्रैल, मई, जून, उसने डेट सेलेक्ट कर ली 5, 9, 15। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्राइडे है वहां पर डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का एग्रीगेट क्या था, और 5 तारीख को लिक्विड असेट्स कितने थे। फिर 9th ऑफ मई को डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन क्या थी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्राइडे को, और 9th को लिक्विड असेट्स क्या थे, और फिर आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो निकालकर बताएं 5th अप्रैल को, 9th मई को, 15th जून को एंड सो ऑन। अब इसमें ऑडिटर को क्या चेक करना है, क्या डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कंपोजिशन एज पर आरबीआई सर्कुलर है या नहीं है। इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में यदि कोई क्रेडिट बैलेंस खड़ा है देन वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। जो कैश बैलेंस आपके पास है, आपके करंट अकाउंट्स में बैलेंस है, जो बैलेंस आरबीआई के पास मेंटेन्ड है, वो सारा कैश बनेगा। गोल्ड की वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं ले रखी हो। जितनी अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं उनके रेफरेंस में डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की पोजीशन आपको डिटरमाइन करनी है। जो ब्रांचेस ऑडिट होती हैं वहां पर ये डेट आप 5 अप्रैल, 9 मई, 15 जून, ये डेट आप ब्रांच के ऑडिटर को बता दो और वो इस डेट के ऊपर ब्रांच में
जो कैश बैलेंसेस मेंटेन किए गए हैं उनकी करेक्टनेस आपको रिपोर्ट करेगा। तो ये हमारे मेन पॉइंट आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर पुट हो सकता है, तो ये पॉइंट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बैंक के ऑडिटर को फर्निश करनी है इन एडिशन टू ऑडिट रिपोर्ट एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और इस रिपोर्ट के अंदर जो मैटर डील किए जाएंगे दैट नीड्स टू बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। जैसे इन जनरल कंपनीज के केस में कारो की रिपोर्ट आती है, बैंकिंग कंपनीज में कारो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि वहां पर ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो रिपोर्टिंग है वो एलएफएआर के थ्रू ले ली जाती है। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा लास्ट पॉइंट है कॉन्करेंट ऑडिट का। कॉन्करेंट ऑडिट से हमारा क्या मतलब है? कॉन्करेंट ऑडिट मींस एग्जामिनेशन किसका? बिजनेस का, की ट्रांजैक्शन का। कब? एट द टाइम which is very much near to the time when the transaction occurs, so that the time gap between the occurrence of a transaction and its examination can be reduced. Examination which is contemporaneous with the occurrence of the transactions. As a result, the interval between the transaction occurrence and its examination by an independent person is reduced to a considerable extent. It emphasizes on substantive checking rather than test checking. यदि हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद चेकिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम टेस्ट बेस के ऊपर जाएंगे, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम कंटिन्यूअस चेकिंग या जिसको आप कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं, रेगुलर चेकिंग कहते हैं, उस पर जाते हैं तो आप डिटेल में चेकिंग कर सकते हैं। कवरेज, कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर कितनी कवरेज हो, आरबीआई की गाइडलाइंस की अकॉर्डिंग एक बैंक डिसाइड करे उनको कितनी अपनी ब्रांचेस की कॉन्करेंट ऑडिट करानी है। बट इसके लिए एक पैरामीटर दिया गया है, एटलीस्ट सो मच ब्रांचेस नीड्स टू बी कवर्ड, कि जिनका असेट्स का टोटल एंड लाइबिलिटीज का टोटल एटलीस्ट 50% को क्रॉस करे, जिनका टोटल क्रेडिट एग्रीगेट शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट ऑफ द बैंक। इतनी ब्रांचेज की कॉन्करेंट ऑडिट होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो एग्रीगेट डिपॉजिट कवर है कॉन्करेंट ऑडिट में should also not be less than 50% of the aggregate deposits of the bank. In addition, जो exceptionally large, very large and large branches हैं, special branches जो foreign exchange business को cover up करती हैं, branches जिनकी rating poor, very poor हुई है, या head office department that deals with the investment function and treasury functions, उनको भी आप अपनी कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर कवर अप करके चलें। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से माइंड में रिटेन करेंगे कि कॉन्करेंट ऑडिट के स्कोप में कौन कौन सी ब्रांचेस को कवर अप करना जरूरी है। एक्सेप्शनली लार्ज, वेरी लार्ज ब्रांचेस जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में है, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट जो ट्रेजरी फंक्शन में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंक्शन में, ब्रांचेस जिनकी रेटिंग पुअर, वेरी पुअर हुई है। और एट द सेम टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो टोटल क्रेडिट है, एडवांसेस हैं, वो कम से कम टोटल एडवांसेस ऑफ द बैंक के 50% एडवांस आपकी कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर कवर अप हो जाए। एंड सिमिलरली डिपॉजिट्स, स्कोप, सारी की सारी चीजें कॉन्करेंट ऑडिट के स्कोप में आती हैं। मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको, सारी ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगी आपको बैंक की। डेली कैश ट्रांजैक्शंस विद रेफरेंस टू एबनॉर्मल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन किसका?
opening of new current account, saving, term deposit, recurring deposit, loan documents, etc. Verification of advances, overdraft, cash credit, term loan, bill purchase, letter of credit, procedure for sanctioning, documentation to be verified. सब एक्टिविटी कवर होंगी. Verification of foreign exchange transactions, verification of ledger, inter-branch reconciliation, verification of interest, discount, commission, revenue leakage, verification of high value transactions, safe custody of security forms, procedure for tax deduction at source, verification of return statements, capital adequacy ratio, compliance with RBI guidelines, study of RBI and internal inspection reports, statutory auditor report. Means कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर बैंकिंग सिस्टम की किसी भी एक्टिविटी को एज सच कवर अप किया जा सकता है. जनरल वेरिफिकेशन पॉइंट आए तो आप ये लिख दो. हाउएवर इसमें एक दो बार स्पेशल फोकस किया गया है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के ऊपर. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना. 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. नंबर 1, यदि किसी एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर कोई फॉरेन बिल नेगोशिएट हुआ है, उसकी एग्जामिनेशन. फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एंड अदर नॉन रेजिडेंट अकाउंट, एफसीएनआर एंड अदर नॉन रेजिडेंट अकाउंट, इनकी चेकिंग करिए टू एंश्योर ओनली द परमिसिबल ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू दीज अकाउंट्स. इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस. इनवर्ड रेमिटेंस मींस आपके पास कैश आया फॉरेन करेंसी अकाउंट में, आउटवर्ड रेमिटेंस कैश गया है फॉरेन करेंसी में, देन इट शुड बी अकाउंटेड फॉर. एक्सटेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ forward contracts for purchase and sale of foreign currency should be examined and ensure that कोई भी फॉरवर्ड एक्सचेंज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड हैं एंड जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो की गई है एंड अप्रोप्रिएट चार्जेस आर बीइंग लेविड. Ensure that overbought or oversold positions maintained in डिफरेंट करेंसीज वो रीजनेबल है. ऐसा नहीं कि बैंक ने अपनी पोजीशन बहुत ओवर क्रिएट कर रखी है, चाहे वो बाइंग की पोजीशन हो या सेलिंग की पोजीशन हो. कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई एंड हेड ऑफिस. balances in nostro accounts in different foreign currencies are within the limits. Verify the transaction of nostro-vostro accounts and their reconciliation statements. तो ये कुछ जनरल पॉइंट है इन रिलेशन टू फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जिनको आपको लर्न करना है. फर्स्ट पॉइंट कि यदि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर कोई फॉरेन बिल्स नेगोशिएट हुए हैं, उनकी एग्जामिनेशन. फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एंड अदर नॉन रेजिडेंट अकाउंट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ परमिसिबल ट्रांजैक्शंस को रूट किया गया है. इनवर्ड रेमिटेंस है या आउटवर्ड रेमिटेंस है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की गई है. फॉरवर्ड एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो बाइंग के लिए हैं या फिर सेलिंग के हैं, उनको ऑथोराइज किया गया है, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं एंड ऑथराइजेशन हो गई, उनकी अकाउंटिंग हो गई और उनके अप्रोप्रिएट चार्जेस लेवी किए गए हैं. इसके अलावा जो ओवर बाइंग पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन है, आउटस्टैंडिंग, वो एक रीजनेबल रेंज के अंदर है. वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई उनकी चेकिंग और रिकंसिलिएशन करिए. नोस्ट्रो अकाउंट्स जो मेंटेन किए गए हैं डिफरेंट फॉरेन करेंसीज के अंदर, वेदर दे आर विद इन द लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई. और इसके अलावा एक जनरल पॉइंट, क्या गाइडलाइंस एज पर द आरबीआई एंड हेड ऑफिस आर बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट. तो ये आपका एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में कुछ वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. सो इसके साथ
हमारी बैंक ऑडिट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इस वीडियो को यहीं पर कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।